जाते, उसके लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, ताकि आप लोगों की लर्निंग अच्छी हो सके, ताकि पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो सके। कल वाला टेस्ट अच्छा था। क्वेश्चन 3 बड़ा औखट क्वेश्चन था। आज लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 20 और हम पढ़ रहे थे कैफ 6। ऐसा तो शायद कुछ लोगों ने कैफ 6 पेपर भी दिया होगा। यस सर। लेकिन अभी तक आप कैफ 6 में ही हो। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सो इंटरनल एनालिसिस हम पढ़ चुके। क्या पढ़ा आपने इंटरनल एनालिसिस में? पोर्टर वैल्यू चेन और रिसोर्स मॉडल। एक्सटर्नल एनालिसिस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा? पेस्टल, पोर्टर 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल मॉडल। और हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी पढ़े, वो भी कहाँ से थे? एक्सटर्नल एनालिसिस से ही। इसके अलावा हमने पोजीशनिंग एनालिसिस भी पढ़ लिया, पोजीशनिंग एनालिसिस भी पढ़ लिया, स्वॉट। इसके अलावा हमने एथिक्स इन बिजनेस भी पढ़ लिया, और हमने एक टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो भी कवर कर लिया, जो हमारी बुक में एक्सटर्नल एनालिसिस के चैप्टर में ही इंक्लूड किया गया है। कि आउटसाइड द बिजनेस आपके कोई बिजनेस यूनिट्स हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपकी ऑपरेट कर रही हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। तो उसने कहा ये भी एक्सटर्नल एनालिसिस का ही पार्ट है। वैसे ये सेपरेट टॉपिक होना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेकिन हमारी बुक ने एक्सटर्नल एनालिसिस में ही इंक्लूड कर दिया, तो वो भी हमने पढ़ लिया। और कुछ चीज़ हमने पढ़ी हो? और हमने आईटी की बातें की थोड़ी। बिजनेस में आईटी यूज़ होती है, लेकिन आईटी और आईएस होता क्या है? तो हमने क्लियरली डिफरेंशिएट कर लिया। आईटी आईएस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आईएस 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल। हाँ, आगे हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड इन बिजनेस पढ़ ली। टीपीएस, डीएसएस, एमआईएस, ईआईएस, एक्सपर्ट सिस्टम। इन सब को आपस में लिंक करने के लिए इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। नहीं, लिंक करने वाले पंगे में नहीं हम पढ़ना चाहते, एक ही सब यूज़ करें, तो ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और उसके बाद हमने ये कोई टेस्ट दिया, टेस्ट नंबर 2 हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस था, इसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था इसके अंदर, और एथिक्स इन बिजनेस था इसके अंदर। और कोई 3 क्वेश्चन से मिला के 29 मार्क्स का टेस्ट था, जो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया। अब देखेंगे जब रिजल्ट आएगा कि क्या हालात बनते हैं, लेकिन चलो थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 था फॉर 10 वेरी गुड मार्क्स। ये एक इजी क्वेश्चन था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही था। क्यों? हमने इसकी कोई 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, और वैसे भी 5 हेडिंग थे, तो हमें बातें करना आ गई थी, तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे। हाँ, सिनेरियो थोड़ा बड़ा था, कोई बात नहीं, हमने इतने बड़े बड़े सिनेरियो से ही प्रैक्टिस की है, तो डिस्कस किया जा सकता था। क्या कहता है 10 मार्क्स के लिए? यूज टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल टू असेस द डिसीजन टू चूज रूट ए। और टक्कर मॉडल यूज होता है ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं, एक ऑप्शन जो डिसाइड हो गई है, एक डिसीजन जो हो चुका है, उसको एनालाइज इवैल्यूएट करने के लिए कि ये ठीक है या नहीं है। दिस मीन कंपनी रूट ए चूज कर चुकी है, डिसीजन ले चुकी है रूट ए का, तो हमने उसको टक्कर मॉडल के अकॉर्डिंगली असेस करना है। असेस बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं, और टक्कर कहता है जी कि आपने 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली असेस करना है, देखना है कि ये डिसीजन जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, देखना है कि लीगल है या नहीं है, देखना है कि फेयर है या नहीं है, देखना है कि राइट है या नहीं है, और सस्टेनेबल मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है।
और पहली दो हेडिंग इजीली डिस्कस हो जाती हैं। फेयर और राइट में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बातें क्या करनी है। तो फेयर में स्टेक होल्डर्स, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सब पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, इंसानी हमदर्दी इसके अंदर है या नहीं है। मीन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसानी हमदर्दी इसमें है या नहीं है। और सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, देखना है कोई इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई एक्ट तो नहीं है, या फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं, सोशल सस्टेनेबिलिटी भी देखी जा सकती है कि सोसाइटी में इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगी। सो क्या है जी, रेलवे डेवलपमेंट कंपनी RDC वाज कंसीडरिंग 2 ऑप्शन फॉर अ न्यू रेलवे लाइन कनेक्टिंग 2 टाउन्स। रूट A involved cutting a channel through an area designed as being of special scientific importance because it was one of a very few suitable feeding grounds for a colony of endangered birds। मीन रेलवे नेटवर्क उन्होंने बिछाना है और उसके लिए एक रूट A है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, कोई एरिया जो है वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो एरिया जो है वो कोई एंडेंजर्ड बर्ड्स, मीन वहाँ पे कोई जो बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी फीडिंग का एरिया है। The birds were considered to be an important part of the local environment with some potential influences on local ecosystem। दुनिया में कोई भी जानदार चीज है तो बिला वजह नहीं है, उसका ख़त्म हो जाना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। आप भी एक जानदार चीज़ हो, आपका ख़त्म हो जाना भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, तो हर जानदार चीज़ का ख़त्म हो जाना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। सो रूट ए है उनके पास। द अल्टरनेटिव वाज रूट बी which would involve the compulsory purchase and destruction of agricultural farm। रूट बी है जहां पे एक बंदा है एग्रीकल्चर, उसका कोई फार्म है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फार्म पहले परचेज करना पड़ेगा, वो जगह ज़मीन, और उसके बाद उसे डिस्ट्रक्ट करके फिर आप जो है वो रेलवे ट्रैक बना सकते हो। मिस्टर क्रल वाज अ वोकल अपोनेंट ऑफ द रूट बी प्लान, और वो नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन को यूज़ किया जाए। He said that he had a right to stay on the land which had been owned by his family for 4 generations। कहता मेरी ये विरासती ज़मीन है, मेरे बाप दादा की यादें हैं यहाँ पे, तो मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड विच ही हैड डेवलप्ड इनटू अ प्रॉफिटेबल फार्म, और उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर भी उसी फार्म से चल रहा है। The farm employed a number of local people whose job would be lost if route B went through the house and land। अगर रूट बी पे जाते हैं तो फार्म ना सिर्फ खत्म होगा, वहां पे काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। So Mr. Curl threatened legal action against RDC if route B was chosen। कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, आप ये हरकत नहीं कर सकते। An independent legal authority has determined that the compulsory purchase price of Mr. Curl's farm would be $1 million if route B was chosen। मीन 1 मिलियन की कॉस्ट आएगी अगर रूट बी पे चलते हैं, क्यों, उसकी जमीन खरीदना पड़ेगी। RDC considered this a material cost over and above other land cost because the projected net present value of cash flows over a 10-year period would be $5 million without buying the farm। This would reduce the NPV by $1 million if route B was chosen। इन कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, आगे चल के हमारा एक लास्ट टॉपिक भी MFA का होगा NPV, जिसको कैलकुलेट करने का कुछ मेथड है। तो हम देखते हैं कि अगर NPV मीन काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस हो, तो हम हर ऑप्शन की NPV कैलकुलेट करते हैं, और NPV जिसकी ज़्यादा आए हम उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जिसकी NPV कम आए हम उसे चूज़ नहीं करते। अगर एक ही ऑप्शन हो फिर हम देखते हैं, अगर NPV पॉजिटिव आ गई है तो हम ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अगर NPV नेगेटिव आ गई है तो हम ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर जिसकी हाईएस्ट NPV है वो ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी उसने कैलकुलेशन जब की तो रूट A की NPV जो है वो आ गई 5, और रूट B की जो NPV आ रही है वो आ रही है 1।
तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से देखा जाए, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से देखा जाए तो शायद रूट ए जो है वो प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। क्यों? उसकी एनपीवी रुपीज़ $5 मिलियन है, रूट बी की एनपीवी क्या है रुपीज़ $1 मिलियन। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर्स ही नहीं देखने होते, कुछ अदर कॉस्ट भी देखना होती हैं। अदर कॉस्ट अगर रूट ए पे जाते हैं तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम आपको अफेक्ट करना पड़ेगा, वो इकोसिस्टम को बाद को में रीस्टोर करने के ऊपर भी कॉस्ट आती है। रूट बी में जाते हैं तो वहाँ पे भी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है? लीगल एक्शन आपको फेस करना पड़ेगा, तो उस लीगल एक्शन की कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगी। लेकिन एनपीवी की बेस पर देखा जाए तो ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो इसलिए रूट ए ही क्या है? प्रॉफिटेबल है। उसके बाद आगे देखिए जी क्या कहता है, द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैड गिवन बोथ रूट्स प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन एंड ऑफर्ड नो ऑप्शन ऑफ विच इट प्रेफर्ड। लोकल गवर्नमेंट ने कहा जी कि आरडीसी आपका डिसीजन है, जो मर्जी रूट चूज करो, हमें बस रोड रेलवे नेटवर्क बनाना है। दिस मीन कोई लीगल इशू रूट ए में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रूट बी में लीगल इशू फेस करना पड़ सकता है, किसकी तरफ से? एडी करल की तरफ से। क्यों? वो ऑलरेडी थ्रेटन भी कर चुका है कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, तो रूट ए लीगल भी है। नेक्स्ट, if supported infrastructure projects such as the new railway lines, believing that either route would attract new income and prosperity to the region, it took the view that as an experienced railway builder, RDC would know best which to choose and how to evaluate the two options. कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमें फ़ायदा मिलना है इस रेलवे नेटवर्क से, आरडीसी पे डिपेंड करता है, जिस मर्जी रूट को चूज कर ले, हम सपोर्टिव हैं। Because it was very keen to attract the investment, it left the decision entirely to RDC, and RDC selected route A as the route to build the new line. A local government environmental pressure group, Save the Birds, was outraged at the decision to choose route A. गमो गुस्सा में आ गए कि रूट ए एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ये क्यों चूज किया गया। It criticized RDC and also the local authority for ignoring the sustainability implication of the decision. और उसने क्लियर कर दी एक हेडिंग, It accused the company of profiting at the expense of environment and threatened to use direct action to disrupt the building of the line through the birds feeding ground if route A was ahead. इनको लीगल एक्शन का थ्रेट नहीं दिया, उन्होंने कहा जी कि हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज के अगेंस्ट, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी की हमने बात कर ली कि रूट ए की जो एनपीवी है वो है $5 मिलियन, रूट बी की एनपीवी है $1 मिलियन, तो रूट ए प्रॉफिटेबल है एनपीवी की ग्राउंड्स पर, मीन फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी देखने हैं। अदर फैक्टर्स में हमें क्या देखना है कि रूट ए में अगर हम जाते हैं तो हमें एक्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा सेव द बर्ड की तरफ से, जिससे रेपुटेशनल कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ सकती है। रूट बी में जाते हैं तो वहाँ पे लीगल एक्शन की कॉस्ट हमें जो है बेयर करना पड़ सकती है अगर एडी करल हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेता है तो। इसलिए उस केस को डिफेंड करने के ऊपर भी आप भी कोई लॉयर रखोगे तो आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। लीगल की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्टिव है दोनों रूट की तरफ से। हाँ, रूट ए में देखा जाए तो ऐसा जो कोई लीगल एक्शन में फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, रूट बी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एडी करल की तरफ से लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ेगा। क्यों? वो ऑनर है प्रॉपर्टी का, और अगर वो विलिंग नहीं है टू सेल और हम ज़बरदस्ती अगर कर रहे हैं तो फिर लीगल एक्शन हमारे अगेंस्ट हो सकता है। तो रूट ए जो है वो लीगल भी है। अब बात करते हैं फेयर की। फेयर की अगर बात की जाए तो रूट ए में देखा जाए तो एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पर जो अदर बर्ड्स हैं या उनको रिप्रेजेंट करने वाली प्रेशर ग्रुप बॉडीज़ हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रूट ए फेयर नहीं है। लेकिन एडी करल और वहाँ की जो लोकल नेशन जिसको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रूट बी पे जाना फेयर नहीं है।
फार्म है, अल्टीमेटली वहाँ से कुछ फूड भी प्रोड्यूस होकर मार्केट में आ रहा होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर नहीं है। कंपनी के पॉइंट से देखा जाए, गवर्नमेंट के पॉइंट से देखा जाए, तो आइदर रूट फेयर हैं। क्यों? उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, उससे एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक जो है वो स्मूथली परफॉर्म होंगी, तो इसलिए रूट ए को ही चूज़ करना फेयर है रादर देन रूट बी। राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, रूट बी पे अगर कंपनी जाती है तो उसमें उसकी इनहेरिटेड लैंड है, क्या ख्याल है, और हक है हर किसी के पास अपनी इनहेरिटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट करने का, तो रूट बी चूज़ करना राइट नहीं है। रूट बी पे जाती है कंपनी तो वहाँ के जो फार्म के एम्प्लॉयज़ हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होती हैं, वहाँ का लोकल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूट बी राइट नहीं है। हाँ, रूट ए को अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी, मोरालिटी तो सेव होगी, लेकिन एनवायरनमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट है। इन हमने नहीं कहा कि राइट है, ये गोल मोल करती बात। सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो रूट ए जो है वो एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पर सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? नेचुरल इकोसिस्टम इससे अफेक्ट होगा। लेकिन रूट बी को देखा जाए तो सोशल ग्राउंड्स पर वो सस्टेनेबल नहीं है। सोशल ग्राउंड्स पर वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? सोशल ग्राउंड्स पर क्या, एक तो उसकी इनहेरिटेड लैंड हम छीन रहे हैं, और दूसरा वहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयड करने से वहाँ का सिस्टम लोकल अफेक्ट होगा। लेकिन दोनों रूट को देखा जाए, आइदर ए है या बी है, किस लिए है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर, मीन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसमें है, चाहे रूट ए है चाहे रूट बी है। हाँ, रूट ए में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है और रूट बी में सोशल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो इन्वायरमेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रूट ए चूज करने में नहीं है। सोशल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, क्यों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, रूट बी में नहीं है। हाँ, जो कंपनी करने जा रही है, रेलवे ट्रैक बनाने जा रही है, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसमें है। असेस, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की हमने बातें कर दी। 10 नंबर थे, मेरे ख्याल से पास करने के लिए हमें 7 नंबर चाहिए। पास करने के लिए 7 नंबर चाहिए अभी, तो लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था फॉर 7 मार्क्स। सर, इसमें जो थर्ड वाला पैराग्राफ है, फेयर। सर इसमें एनपीवी का जिसमें जिक्र है, तो जब मैंने इसे रीड आउट किया था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली इसका ये मीनिंग था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी ओवरऑल एनपीवी जो है वो $5 मिलियन आ रही है। लेकिन अगर हम लोग ये बी वाली रूट को चूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारी एमपीवी कम हो जाती है। दैट्स वाई ये एडवांटेजेस नहीं है। तो यहाँ पे आपने कहा कि $5 मिलियन, उसने ये नहीं कहा कि दिस विल रिड्यूस द टोटल एनपीवी बाय $1 मिलियन। अगर ये होता ना कि टोटल एनपीवी बाय $1 मिलियन, तो फिर हम कहते हैं कि रूट बी पे जाने से 1 मिलियन कम होगी, पीछे 4 मिलियन रह गई। उसने कहा अगर रूट ए पे आप जाते हो बी पे, तो एनपीवी रिड्यूस हो के 1 मिलियन रह जाएगी। ठीक है, $5 मिलियन मतलब रूट 1 पे अगर आप जाते हो तो रूट 1 पे जाने की सारी कॉस्ट, सारे बेनिफिट, उसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके एनपीवी निकाली। ठीक है, एनपीवी कैसे निकलती है, जितनी भी उस ऑप्शन की कॉस्ट हैं, जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं, वो सारे आपस में कैलकुलेट करके उसके ऊपर फिर एक डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद उसकी एनपीवी आती है। तो ये रूट ए की एनपीवी आ गई $5 मिलियन। लेकिन वो तो फार्म का नाम दे रहे हैं ना। पढ़ते हैं पैराग्राफ द्वारा, पढ़ते हैं क्या कहता है। An independent legal authority has determined that the compulsory purchase price of Mr. Kral's farm would be $1 मिलियन। अभी एनपीवी की बात नहीं हुई। उसने कहा कि अगर हम फार्म खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है $1 मिलियन। If route B was chosen, RDC considered this a material cost over and above other land cost। मीन सिर्फ फार्म ही नहीं, फार्म के
बाद वाली ज़मीन, उससे पहले वाली ज़मीन, वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगी, तो उसकी भी कॉस्ट फिर इसमें आएगी। बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ओवर अ 10-year पीरियड वुड बी $5 million विदाउट बाइंग द फार्म। मीन अगर फार्म हम बाय नहीं करते तो, ठीक हो गया। दिस वुड रिड्यूस द एनपीवी बाय $1 million इफ रूट बी वाज चूजन। तो एनपीवी जो है वो रिड्यूस होके कितनी बच जाती है? 1 million। दिस वुड रिड्यूस द एनपीवी बाय $1 million इफ रूट बी वाज चूजन। कि अगर रूट बी चूज करते हैं तो एनपीवी रिड्यूस होके 1 million रह जाती है। आप ये कहना चाह रहे हो कि रूट टोटल एनपीवी 5 million है? किसकी? रूट ए की या बी की? बी की। बी की ए की बताई नहीं। वो जो 5 million है दिस मीन वो दोनों की थी। लेकिन अगर आप रूट बी पे जाते हो, फार्म भी बाय करते हो, तो एनपीवी रिड्यूस हो के 1 million रह जाती है। क्या उसने ये कहा दिस विल रिड्यूस द टोटल एनपीवी बाय 1 million? अगर तो ये कहता ना टोटल एनपीवी बाय 1 million, तो फिर हम कहते हैं कि 5 से 1 million कम होके 4 रह गई। उसने कहा नहीं, एनपीवी रिड्यूस हो के जो है वो कितनी रह जाएगी? 1 million तक। मीन 1 million ही बचेगी पीछे टोटल। मीन टोटल 5 million में से 1 रिड्यूस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं उसने की कि वो जो 5 थी वो रिड्यूस हो के कितनी रह जाएगी? 1 million रह जाएगी। ओवरऑल तो आंसर वही बनेगा ना। चलें, आप एनपीवी की कैलकुलेशन को छोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो क्या प्रॉफिटेबल रूट यही बनता है? वो जस्टिफाई कर सकते हो? चलें 4-1 पे आप जस्टिफाई कर दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। 4-1 पे जस्टिफाई कर दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेनली इसमें जो है वो दोनों रूट की 5 million एनपीवी निकली। और अगर आप रूट बी पे जाते हो, क्यों उसमें फार्म भी लेना है, तो फार्म लेने से क्या होता है? एनपीवी 1 million पे आ जाती है। क्यों? उसमें फार्म की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है, और जब वो कॉस्ट आती है तो आपके बेनिफिट को क्या करती है? कम करती है। तो बेनिफिट को कम करते हुए कहाँ पे ले आई? जस्ट 1 million पे ले आई। सो रूट ए प्रॉफिटेबल है, ये बात ठीक है। लेकिन सिर्फ हमने प्रॉफिटेबिलिटी में कॉस्ट, यही बात फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर ही नहीं करनी, अदर कॉस्ट की बात भी करनी है। ठीक हो गया? चलें क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? एनालाइज यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। AAA के अकॉर्डिंगली आपने एनालाइज करना है क्या? द डिसीजन ऑफ वेदर टू एक्सेप्ट मिस्टर सिम्स ऑफर। कि मिस्टर सिम की कोई ऑफर है, उसे हमने एनालाइज करना है AAA के अकॉर्डिंगली कि कंपनी को चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दिस मीन 2 ऑप्शन है। कैसे एनालाइज करना है? हमने नंबर 1 क्या देखना होता है? व्हाट आर द फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन मसला क्या है। नंबर 2 में हमने क्या देखना होता है? एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व में हमने क्या चीज़ों को माइंड में रख के देखना है? वो जो 5 कोड्स ऑफ एथिक्स थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद हमने नंबर 3 में क्या देखना है? व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। और इसमें हमने क्या देखना है? इंडिपेंडेंस देखनी है कि कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी देखनी है अगर रिलेट हो सकती है, गवर्नेंस देखनी है, मीन हमारे रूल्स क्या कहते हैं। इसमें लॉज को भी देखा जा सकता है कि लॉज क्या कहते हैं, और फिर हमने कोई इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एथिकल इशू भी साथ ही देख लेना है। नॉर्म्स, रीत रिवाज, प्रिंसिपल्स, रूल्स और वैल्यूज़ हमारी बिलीव्स। और हमारी बिलीव्स क्या हैं? कि हमने एथिकल बिजनेस भी परफॉर्म करना है। उसके बाद नंबर 4 हमने क्या देखना है? अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मीन ऑप्शंस क्या हैं? 2 है तो 2 ही रहेंगी, अगर और की बन सकती हैं तो वो भी देखी जा सकती है। नंबर 5 हमने क्या देखना है? बेस्ट इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स
एंड वैल्यूज़। और नंबर 6 हमने क्या देखना है, जितनी भी ऑप्शन हमने यहाँ पे निकाली हैं उनके कंसीक्वेंसीज, और वो कंसीक्वेंसीज डिटेल में तब सामने आएंगे जब हम उनको नाम्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ के साथ रिलेट कर चुके होंगे, उनके प्रॉन्स कॉन्स यहाँ पे देख चुके होंगे, तो फिर जाके कंसीक्वेंसीज ज़्यादा क्लियरली सामने आएंगे। और लास्टली हमने क्या देखना है, फाइनल डिसीजन। सो मिस्टर सिम की कोई ऑफर है, उससे हमने AAA के अकॉर्डिंगली क्या करना है, एनालाइज करना है। So Kaj is a clothing manufacturer based in Europe that supplies various large retail groups. तो कंपनी कोई क्लॉथिंग का बिजनेस करती है, कहाँ पे, यूरोप में। Over the last 2 years, it has suffered a fall in profit due to the loss of a couple of large contracts and a general fall in demand for its clothes. तो कंपनी की हालत बुरी है। Industry opinion is that Kaj has failed to innovate sufficiently in its clothing design. और इंडस्ट्री में लोग क्या कह रहे हैं कि इनकी सोच पुरानी थी, इनोवेटिव डिज़ाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, इसलिए कंपनी जो है वो फेल हो गई है। कंपनी काफ़ी सारे रिटेल ग्रुप्स भी हैं यूरोप के अंदर, मीन एक बड़ी कंपनी है, और एक बड़ी कंपनी जब अफेक्ट होती है तो उससे इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, उसके सप्लायर्स अफेक्ट होते हैं, उसकी प्रोडक्ट बेचने वाले अगर कोई रिटेलर, इंटरमीडियरीज हैं तो वो भी अफेक्ट होते हैं साथ ही। सो अ फ्यू डेज अगो एन अननोन फैक्ट्री ओनर बेस्ड आउटसाइड यूरोप कॉन्ट्रैक्टेड Kaj डिजाइन डायरेक्टर आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मीन बगैर जान पहचान के आके मिला। He introduced himself only as Mr. Sim, कि मेरा नाम है मिस्टर सिम, कहाँ से आया मैं नहीं बताया, and offered to sell for what appeared to be a reasonable sum of money the new up and coming season design belonging to one of Kaj's key competitor who was using Sim's factories to manufacture its goods. एक कंपैक्टर किसी फैक्ट्री से अपने कपड़े बनवा रहा था डिज़ाइनिंग करके, तो कंपैक्टर ने सोचा कि मैं एक तो ये कंपनी Kaj इसको सर्वाइवल भी दे दूं। कंपैक्टर ने नहीं, फैक्ट्री ऑनर ने, प्रोड्यूसर ने सोचा, सप्लायर ने सोचा कि मैं एक तो इसे सर्वाइवल भी दे दूं, और दूसरा उन्होंने तो जितने मुझे ऑर्डर दिया उतने ही मैंने देने हैं, तो इनको भी अगर कुछ बिक जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। क्या कहना है, लेकिन ये डिज़ाइन एक बिज़नेस का है तो समटाइम उसके पास इस चीज़ के कॉपी राइट्स भी होते हैं कि दूसरा बिज़नेस इस डिज़ाइन की प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। आज से कोई 5 से 7 साल पहले सैमसंग ने एप्पल आईफोन की सिर्फ शेप का फ़ोन जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था, फीचर नहीं, सिर्फ शेप वैसी फ़ोन की बना दी। एप्पल ने सैमसंग को $1 बिलियन के लिए सू कर दिया। क्यों? ये जो एप्पल आईफोन की शेप है इसके भी कॉपीराइट्स हमारे पास हैं। क्यों? ये डिज़ाइन का पार्ट है। और सैमसंग को कोर्ट केस के थ्रू एप्पल के $1 बिलियन पे करना पड़े थे। मीन सिर्फ डिज़ाइन कॉपी किया था, कैसे? उस शेप का फ़ोन बना दिया, उतने साइज़ का उसी तरह की शेप का फ़ोन बना दिया, तो $1 बिलियन सैमसंग को पे करना पड़े थे। और सैमसंग ने क्या किया? $1 बिलियन के कॉइन इकट्ठे किए, पूरे अमेरिका से $1 बिलियन के कॉइन इकट्ठे किए, ट्रकों पे लोड किए और एप्पल के हेड ऑफिस में पहुंचा दिए, ले आपका फ़ाइन है। मैंने एक तरह की उनकी बेइज्जती की कि हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन क्या, यहाँ पे तो फीचर्स कॉपी होते रहते हैं। एक दफ़ा आपने कोई फ़ीचर निकाला, अगले दिन हमारे फ़ोन में होता है, हमने कोई निकाला वो आपके फ़ोन में होता है, और आपने सिर्फ एक शेप पे हमें जो है इतना फ़ाइन कर दिया, वो भी सिर्फ $1 बिलियन। मतलब बस इतनी औकात है आपकी, ये लें आपका $1 बिलियन। क्यों? मोड ऑफ पेमेंट कैसे पे करना है वो डिफ़ाइन नहीं था और कॉइन में पे किया जा सकता था।
सो यहां पे क्या हुआ, कंपैटिटर के कुछ डिजाइन एक सप्लायर बना रहा है और उसने आपको कहा कि आप मुझसे जो है वो ही कपड़े ले लो और आप मार्केट में उससे पहले लॉन्च करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना लो। चलें जी देखते हैं। So if these design could be purchased by Catch and launched onto the market before the competition could launch theirs, Catch's profitability for the coming year could significantly increase. हमने AAA के अकॉर्डिंगली असेस करना है कि आइदर हमें कंपैक्टर के डिज़ाइन जो सीक्रेटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं हम वो एक्सेप्ट करें या ना करें। मसला ये एथिकल इश्यूज क्या है इसमें, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी भी कोई चीज होती है ना, मतलब आप एक तरह की चोरी कर रहे हो, आपको चोरी का माल दे रहा है, क्या ख्याल है, चोरी का माल दे रहा है ना, किसी कंपैक्टर का डिजाइन था जो वो आपको चोरी करके एक तरह का दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैंने ये चीज़ बनाई है जी तो मैं पहले आपके पास लेके आया हूँ, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। नहीं, कंपैक्टर ने उसे डिज़ाइनिंग अपनी करके दी, उसे मटेरियल भी शायद प्रोवाइड किया होगा कि ये चीज़ तूने बना के देनी है मुझे। क्यों, हर बिज़नेस की अपनी अपनी डिज़ाइनिंग होती है, अपना अपना फैब्रिक होता है। तो एक तरह का चोरी का माल आपको दे रहा है और चोरी का माल आप लेते हो तो ये इंटेग्रिटी भी इफेक्ट कर रहा है और बीइंग अ बिजनेस आपका प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो भी इफेक्ट कर रहा है। क्यों, इसमें कोई लीगल एक्शन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस? लॉस, क्या ख्याल है, ब्रांड प्रोडक्ट्स के कॉपीराइट्स होते हैं, उनकी कॉपी करना लीगली जो है वो आपको अफेक्ट कर सकता है, तो प्रिंसिपल्स रूल्स के अगेंस्ट है ये। इंडिपेंडेंस की कोई बात आएगी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस ऑब्वियसली हम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और अगर हम इस तरह से कंपैक्टर की चोरी करवा के चीज़ें जो हैं वो पहले लॉन्च कर देते हैं कंपैक्टर से पहले, तो शायद इंडस्ट्री सपोर्ट या इंडस्ट्री के अंदर कोई बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो भी हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं, जिससे हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन बिजनेस की कैंसिल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। कोई मेंबरशिप जो है हमारी किसी बॉडी के साथ वो कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं। लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ डिफरेंट बिजनेसेस अटैच हैं। क्यों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कोई बिजनेस आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है। तो इस तरह से आपकी भी कोई जो है वो इंडस्ट्री के अंदर किसी बॉडी से मेंबरशिप कैंसिल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और फिर ऑनेस्टी भी कोई चीज़ होती है कि आप क्या कर रहे हो, चोरी में इन्वॉल्व हो रहे हो, थेफ्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो। क्यों, वो सप्लायर क्या कर रहा है, चोरी करके एक तरह का दे रहा है कंपैक्टर का आपको और आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आइदर ऑफर को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे। बाकी बात के मसले हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ये वो, हमने तो मेनली इस ऑफर को देखना है ना। क्या ख्याल, एक्सेप्ट करे या ना करे, या कोई और भी ऑप्शन है क्या? सिम की ऑफर किस बारे में सिर्फ बात की गई है, उसे ही आपने एनालाइज करना है, बिजनेस को एनालाइज नहीं करने बैठ जाना। तो आइदर एक्सेप्ट करे या ना करे। अब अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज देखा जाए तो एक्सेप्ट करना जो है वो ठीक बात नहीं है। क्या कहना, एक्सेप्ट करना ठीक बात नहीं नजर आ रही अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंपैक्टर हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है, इंडस्ट्री में हमारी बॉडी से कोई मेंबरशिप जो है वो भी अफेक्ट हो सकती है और हमारी रेपुटेशन भी अफेक्ट हो सकती है, इवन अगेंस्ट कस्टमर भी अफेक्ट हो सकती है। तो उससे कस्टमर जो है वो अनएथिकल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता बाहर के कंट्रीज़ में, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बाहर के कंट्रीज़ में बिजनेस अनएथिकल बिजनेसेस को कस्टमर सपोर्ट नहीं करता। क्यों, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्हें पता है एथिक्स क्या चीज़ होती है।
ये बाहर के जो गोरे हैं ना, हम इनको बड़ा गंदा समझते हैं। इनको पता ही नहीं है कि झूठ भी कोई चीज़ होती है। आपने इनसे कोई बात की है, कहीं मान लेंगे ठीक है। इनको पता ही नहीं कि झूठ भी कोई चीज़ होती है। और हम सुबह से रात तक पता नहीं कितने ही झूठ बोलते हैं अपने माँ बाप के साथ भी। क्या ख्याल है? और हमें फील भी नहीं होता। किसी दिन बैठ के सोचे ना, सुबह से आज तक मैंने किस बंदे से क्या क्या बात की और उसमें कितने झूठ बोल रहे हैं, तो लग पता जाएगा। और बाहर उन लोगों को पता ही नहीं झूठ भी कोई चीज़ होती है। आपने कोई बात की है, बस ठीक है ऐसी होगी। और हम क्या कमाल चीज़ है, एथिक्स हमारे अंदर ज़्यादा है। हाँ, चलते हम क्या जा रहे होते हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आगे कोई आ गया, चल पीछे हो, मैं आगे चला जाऊँ। हाँ भाई, चलते हुए आगे कोई आ गया, उसे एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे, वो साइड पे होगा, उसे स्माइल देंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे। और हम यहाँ पे चल पीछे हो, किसी को क्रॉस कर लियो वैसे घूरना शुरू हो जाता है, मैं तो एडी जल्दी क्या है तुझे। तमीज़, एथिक्स, वो तो काफी ज्यादा क्रूअल है और रेसिज्म बहुत ज्यादा है। ये आपकी सोच है, कैसा है ह्यूमैनिटी भी है वहाँ पे। आपकी सोच है, ऐसे है। इधर हम में ज़्यादा है ये चीज़, हम में ज़्यादा है, मज़हब की बिना पर हम में ज़्यादा है। अब ये 12 रबीउल अव्वल गुजरा, हाँ, कितने ग्रुप्स थे यहाँ पे। हाँ, जो मानने वाले हैं वो खार में आके उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ चढ़ के पता नहीं क्या क्या हरकतें किए जा रहे हैं। और जो ना मानने वाले हैं वो ये भी नहीं देख रहे कि हम अपने नबी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपस में लगे हुए ये भूल गए उसमें, अपने दीन को ही भूल गए उसमें। जो मानने वाले हैं वो पता नहीं बढ़ चढ़ के क्या क्या हरकतें किए जा रहे हैं, भूल गए कि हम कर क्या रहे हैं। और ना मानने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से दलीलें ला के गलत 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 बस कहना है हमने, ये नहीं देख रहे कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ये तो दीन के बारे में हमारी एथिक्स है। सोसाइटी में तो वैसे ही हम कौम है ही नहीं कि कौम है हम। पाकिस्तान हजूम है जियालों, पटवारियों और यूथियों का। ये कौम नहीं है कि कौम है, नहीं कौम है। इधर तो इंडिया हमला करने आ जाएगा, ये कहेंगे ये गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा कसूर ही नहीं है। क्यों? हम तो अपोजिशन में हैं। यही बचाएं तो बचाएं, हमने कुछ नहीं करना। मीन इस हद तक आपस में इनकी बनती है कौम। खैर वापस आगे क्या करना है हमने, मिस्टर सिम की ऑफर को देख रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो दो ऑप्शन है, आइदर एक्सेप्ट करे या ना करे, और इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन रिजेक्ट करना बेस्ट लग रहा है। कंसिक्वेंसेस देखी जाए तो अगर ऑप्शन ए पे जाते हैं तो हमें लीगल एक्शन फेस करना पड़ेंगे फ्रॉम कंपैटर। रेप्यूट की सूरत में कस्टमर हमारा लूज होगा, इन्वेस्टर भी लूज होगा, और मेंबरशिप ऑफ अदर बॉडीज इन द इंडस्ट्री भी रिजेक्ट हो सकती है। ऑफर एक्सेप्ट ना करने की सूरत में, ऑफर एक्सेप्ट ना करने की सूरत में हाँ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस सर्वाइवल अफेक्ट होगा। क्या ख्याल है? जिसके लिए शायद हमें आगे R&D करना पड़ेगी, हमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट हमारी इंटेग्रिटी जो है वो सेव हो जाएगी, हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो सेव हो जाएगा। तो क्या डिसीजन होना चाहिए? कैद शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ मिस्टर सिम। क्या ख्याल है? वैसे तो उसने आके कहा जी ऐसे कर लेते हैं, तो पाकिस्तानी होगा तो कहेगा ठीक है आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में सारे नेक हैं। कौन करप्ट नहीं है इधर? जिसको अभी तक चांस नहीं मिला, जिसको जब चांस मिलता है वो करप्शन को छोड़ता नहीं है। हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि करप्शन सिर्फ पैसे की चोरी करप्शन है, नहीं, रूल्स की वायलेशन किसी भी लेवल पे है वो करप्शन है। रूल्स की वायलेशन किसी भी लेवल पे है वो करप्शन है। इवन आप रेड सिग्नल रेड है, उसे रेड पे क्रॉस कर रहे हो तो ये भी करप्शन है। करते हो? हाँ, ये भी करप्शन है। हम इस चीज़ को गलत समझते ही नहीं है। जब इस चीज़ को गलत नहीं ना समझते तो फिर वो पैसे की चोरी भी जब चांस मिलता है तो हम गलत नहीं समझ रहे होते। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप कंपनी को सिखाओगे टैक्स कैसे चोरी करना है, ये भी करप्शन है।
क्यों? वो जो टैक्स चोरी किया वो किसकी प्रॉपर्टी थी? गवर्नमेंट की। और इस्लाम गवर्नमेंट का निज़ाम देता है ना कि रियासत को चलाने के लिए कोई सरबराह होगा ना, तो अपनी रियासत को कैसे चलाना है, ख़र्चे कहाँ से करने हैं? टैक्स चार्ज करके ही ना। तो अगर आप टैक्स चोरी करने के लिए क्लाइंट को सिखा रहे हो, अपने सेठ को सिखा रहे हो, या टैक्स चोरी में आप हेल्प कर रहे हो, तो आप भी करप्शन कर रहे हो। तो कौन करप्ट नहीं है? जिसको अभी तक चांस नहीं मिला, कल को आपको चांस मिलेगा, आप पर्चियाँ उड़ा के रख दोगे। ये करप्शन क्या है भूल जाओगे आप भी। आप नए स्टैंडर्ड करप्शन के जो है वो सेट करोगे। सर हम लोग तो टैक्स एडवाइजर्स होंगे ना, आपने बाहर के मुल्कों में ना ये फाइनेंशियल करप्शन क्या होती है, उसमें पाकिस्तान की एग्जांपल्स दी जाती हैं। पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट, उसने इस तरह से करप्शन की, कैसे एक फलूदे वाले का बैंक अकाउंट खुलवाया, उसे पता भी नहीं है मेरा बैंक में अकाउंट है, और उसके अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हैं। कैसे एक बैंकर के साथ मिलके, बैंकर ने कहा बस तो मुझे किसी का आईडी कार्ड दे दे, बल्कि सर आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। आईडी कार्ड उसका लिया, उसका बैंक में बैंकर ने खुद ही अकाउंट खोला, उस बंदे को पता भी नहीं है, और पैसे उसी के अकाउंट में करप्शन के आ रहे हैं। जब चाहिए तो बैंकर नहीं देने, वो दे भी देगा। है ना करप्शन के लेवल यहाँ पे। एक बंदे का अकाउंट है, उसमें पैसे पड़े, उसे पता ही नहीं है कि मेरा अकाउंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 वापस आ जाए। इमोशनल नहीं होना, क्या हो गया, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे ही रहना सारी जिंदगी। आप लोग बड़े होके इसे इम्प्रूव करोगे इंशाल्लाह। जब चांस मिलेगा तो हम बताएंगे। हाँ, चांस मिलने तो दो। क्वेश्चन नंबर 3 एक थोड़ा औखा क्वेश्चन था शायद। रिक्वायरमेंट ए वो कहता है डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट वुड इन्फ्लुएंस एफटीएल स्ट्रेटेजिक चॉइस। क्या करना आपने? एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करने। एक्सटर्नल फैक्टर्स में पेस्टल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में पोर्टल 5 फोर्सेस फैक्टर्स भी हैं। क्या ख्याल है? एक्सटर्नल एनालिसिस से एक्सटर्नल फैक्टर पता चलेंगे ना। एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे होता है? सिर्फ पेस्टल से नहीं, दोनों होते हैं ना। 5 फोर्सेस भी, पेस्टल भी, तो 5 फोर्सेस और पेस्टल फैक्टर्स यहाँ से आइडेंटिफाई कर लो। दोनों बताने हैं, जो जो मिलेंगे बता दो। हो सकता है पेस्टल 6 के 6 पूरे ना मिल रहे हो सकता है पोर्टर 5 फोर्सेस भी 5 की 5 ना मिल रही हो। तो 6 पॉइंट आपने बनाने हैं पेस्टल 5 फोर्सेस को कंबाइन करके। पेस्टल का जो मिले उसकी हेडिंग दे के लिख दो, 5 फोर्सेस का जो मिले उसकी हेडिंग दे के लिख दो। हाँ, सो फायरब्रिज Tyre Limited FTL is a wholly owned UK subsidiary of GTC of the USA. So FTL UK का बिजनेस है जो सब्सिडरी है किसकी? GTC USA के एक बिजनेस की। और दोनों टायर लिखा है, दिस मीन को टायर बनाने वाली बेचने वाली कंपनीज हैं। FTL manufactures and sell tires under a number of different brand names. Fire Speed offering a high product quality at a price which offer good value for money. Freeway, a cheap brand, effectively a standard tire. And tough load for lorries and commercial vehicles. मीन हर तरह के कस्टमर को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, चाहे कोई महंगा कस्टमर है, चाहे कोई सस्ता कस्टमर है, चाहे कार को छोड़ के कोई लॉरीज ट्रक्स वाला कस्टमर है तो वो भी टारगेट किया हुआ है। FTL has good relationship with car firms and distributors. GTC is rather less focused. Not only does it make tire and some other components, but it also owns a chain of car service center specializing in minor maintenance matters such as tire replacement, exhaust fitting and wheel balancing. Mean GTC जो है वो कुछ अदर सर्विसेज भी देते हैं, सिर्फ टायरों के ऊपर उनका फोकस नहीं है। FTL has experienced a fall in sale revenue, partially as a result of competition from overseas producer। तो competitive rivalry आ गई।
कि बिज़नेस को जो है वो कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? फॉरेन कंपैटिटर के साथ जो है वो कंपटीशन है, जिसकी वजह से कंपनी का कस्टमर लूज होने से प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो पोजीशन फ्यूचर वीक हो सकती है थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैटिटिव राइवरी। इन व्हाट इज अफेक्टिवली अ मैच्योर मार्केट, और मार्केट भी क्या है? मैच्योर है। मैच्योर का मतलब क्या है? कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। मैच्योर का मतलब क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, मीन मैनी कंपैटिटर्स इन द इंडस्ट्री हैं। मोर ओवर सेल ऑफ न्यू कार हैव नॉट बीन एज हाई एज हैड बीन होप्ड एंड कंज्यूमर आर मोर रिलक्टेंट देन बिफोर टू पार्ट विद देयर मनी। मीन लोग पैसा खर्चना नहीं चाहते। क्यों? शायद लोगों के इनकम कम हो गई है, जिस वजह से कारों की डिमांड भी कम हो गई है। कारों की डिमांड कम हुई है तो आपके टायर की डिमांड भी कम हो गई है। तो इसे हम सोशल फैक्टर भी कह सकते हैं कि सोसाइटी अब हमारे टाइप की नहीं रही। क्यों? लोगों की शायद इनकम कम है। इनकम कम है तो अल्टीमेटली कार और टायर्स की डिमांड जो है वो कम हो गई है। मीन सोसाइटी हमारे टाइप की नहीं रही। थ्रेट है यहाँ पे भी। क्या ख्याल है? लोग क्यों नहीं इनकम को पार्ट कर रहे? शायद उनकी इनकम कम हो गई है ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी साथ रिलेट किया जा सकता है। सभी तक तीन बातें हमें पता चली, कंपैटिटिव राइवरी, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। FTL's managers have had meeting with GTC manager as to how to revive the fortune of the company। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी लो जा रही है तो अपनी पेरेंट कंपनी से पूछा कि कैसे हम वापस प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। FTL would like to export to the US and to Asia। GTC has vetoed this suggestion। उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अगर लोकल कस्टमर नहीं है तो आप USA में या एशिया में से कस्टमर ले सकते हो। So as FTL's tire would compete with GTC's, instead GTC suggests that FTL imitate GTC strategy by running a chain of service stations similar to GTC service station in the US. GTC feels that vertical integration would offer profit in its own right and provide a distribution network which would reduce the impact of competition from other tire manufacturer। तो GTC ने कहा बेशक आप में एज ए कंपैटर ही USA में मुझे compete करोगे, लेकिन हो तो आप मेरे ही बच्चे, मीन सब्सिडरी, तो आप भी उसी मॉडल पे चलो जिस पे हम बिजनेस चला रहे हैं। सो GTC हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ कैश। यू आर आ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट टू FTL। तो आप FTL के स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट बोले तो ये पर्चा आपने पढ़ा हुआ है, तो ये पर्चा पढ़ के आप बिजनेस को देख के कुछ सजेस्ट करने जा रहे हो, तो पहले आपने देखना है क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक कंपैटिटिव राइवरी का हमें पॉइंट मिल गया कि कंपटीशन जो है वो फॉरेन की वजह से इंक्रीज हो गया है। मार्केट जो है वो भी क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स ज़्यादा होने की सूरत में जो पोजीशन वीक कर चुका है और फ्यूचर में भी वीक हो सकती है। एक हमें जो है वो सोशल फैक्टर मिल गया कि सोसाइटी में लोग जो है वो अब प्रेफर नहीं कर रहे कार्स बाय करने को, जिसकी वजह से सोसाइटी हमारे टाइप की नहीं रही, तो टायर की सेल कम होने से बिजनेस पोजीशन वीक हो सकती है। एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि लोग जो है वो पार्ट नहीं कर रहे अपनी इनकम को, मीन शायद सेविंग नहीं हो रही, इसलिए जो है वो कार की डिमांड कम है। हमने करनी है 6 बातें। उसने कहा कि कंपनी जो है वो टायर बना के सेल करती है। अब आ जाए, अगर हम कहाँ पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एक हेड था, हाई है लो है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एक थ्रेट था, लो है। क्यों? ड्यू टू बैरियर टू एंट्री। क्या ख्याल है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? लो है ड्यू टू बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या है? एक तो मार्केट मैच्योर हो चुकी है, और दूसरा बैरियर टू एंट्री क्या है कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, USA की आप सब्सिडरी भी हो, तो शायद इकॉनमीज ऑफ स्केल मीट करने की बेस पर भी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है? लो है। फिर थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट की बात करें तो ऐसा कोई बात यहाँ पे नजर नहीं आई। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर आप खुद ही हो। क्या ख्याल है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर बार्गेनिंग पावर क्या है यहाँ पे? हाई है।
क्यों हाई है? क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो कार की डिमांड नहीं है और कस्टमर के पास शायद जो है वो पैसा भी, इनकम भी कम है, तो इस वजह से कस्टमर जो है बड़ा चूज़ करके जो है वो बाइंग की तरफ जाएगा, सिलेक्टिव होके जाएगा। और मैनी कंपैटर जब हैं, कस्टमर के पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे आप हर तरह की प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर बार्गेनिंग पावर की भी बात की जा सकती है यहाँ पे। और बाकी हमने बात ऑलरेडी कर ली कंपैरेटिव राइवलरी की, तो ये 3 पॉइंट वहाँ से निकल आए। अब आगे पेस्टल में पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा। इकोनॉमिक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, सोशल फैक्टर डिस्कस कर लिया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात की जा सकती है कि अगर कस्टमर को कुछ आप इनोवेशन के थ्रू नई चीज़ दोगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए कोई रिलायबल, ड्यूरेबल जो है वो टायर प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, तो उससे शायद जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है, कस्टमर का माइंड जो है वो चेंज हो सकता है। अगर कोई इनोवेशन कार में होती हैं, लाइक फ्यूल इकॉनमी जो है वो कार इंट्रोड्यूस होती है, लाइक कोई इलेक्ट्रिक कार जब इंट्रोड्यूस होती है, तो उसमें कोई नई इनोवेशन से क्या होगा, कस्टमर कार की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब कार की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली टायर तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो शायद इंडस्ट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं हो रही, क्या कह रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ रही कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, कार्स में, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा बिजनेस भी फ्यूचर में अफेक्ट हो रहा है। हाँ, अगर नई इनोवेशन होती हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प मिल सकती है। थोड़ा औखा क्वेश्चन था, हाँ, इसमें यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कुछ आंसर में जनरल बातें भी की। पॉलिटिकल फैक्टर के गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है हर तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो ऐसा कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, मीन पॉजिटिव ही होगा। बाकी लॉज वगैरह की कोई इसमें बात ही नहीं। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, describe the barriers to entry that FTL might face if it decided to enter the service center business। मीन वो यूएसए में सर्विस सेंटर बिजनेस में एंटर होने जा रहे हैं, तो उसमें बैरियर टू एंट्री क्या हो सकते हैं। बैरियर टू एंट्री हमने 6 हेडिंग पढ़ी हुई हैं, क्या ख्याल है, क्या थी वो 6 हेडिंग्स? एक तो नाउ हाउ थी, तो नाउ हाउ यहाँ पे देखा जाए तो शायद इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली दफ़ा सर्विस सेंटर में जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो पेरेंट कंपनी है जीटीसी, उनके पास नाउ हाउ है, तो वहाँ से ये बिज़नेस एक्वायर कर सकता है। मैं डिस्कस करने उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या ख्याल है? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आप एक नई जगह पे जा रहे हो तो आपको हैवी रिक्वायर होगी, और अभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन जीटीसी को कैश शॉर्टेज का इशू नहीं है, तो वहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो या फिर कोई लोन के थ्रू भी ये इशू अपना रिजॉल्व कर सकते हो। और क्या था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या ख्याल है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए देखा जाए तो अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपैक्टर वहाँ पे मीट कर रहा है तो फिर उसे कम्पीट करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे आपकी पेरेंट कंपनी जीटीसी ऑपरेट कर रही है, तो आप उसके साथ मिलके प्रोडक्शन जब करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मीट हो जाएंगी, जिसकी बेस पर पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन की जा सकती है। और क्या था, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाँ, ये आपको जो है वो देखना पड़ेंगे कि नई जगह पे आपको अवेलेबल होते हैं या नहीं। हाँ, उसमें जीटीसी आपको सपोर्ट कर सकती है। और क्या था, स्विचिंग कॉस्ट, किसको, जो कस्टमर को बेयर करनी है, किसी को छोड़ के आप पे मूव होने पे, तो अल्टीमेटली आप एक नई कंपनी हो तो अगर कोई प्राइसेस लो ऑफर करोगे तो फिर शायद कस्टमर स्विच कर सकता है, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। और क्या बात थी, स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर कि एक बिजनेस किसी नई इंडस्ट्री में जाता है तो कस्टमर को खींचने के लिए कहीं कस्टमर को कोई कॉस्ट बेयर तो नहीं करना पड़ेगी। बिजनेस नेचर चेंज कर रहे हैं, नहीं, इनके पॉइंट ऑफ से नहीं हमने देखनी, हमने कस्टमर के पॉइंट से देखना होती है कि कस्टमर को आप पे मूव होने पे कोई कॉस्ट तो नहीं बेयर करना पड़ेगी। और क्या था, रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस ऑब्वियसली हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, क्या ख्याल है? और यूएसए में जा रहे तो यूएसए में थोड़े रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एज कंपेयर टू यूके।
तो उसकी कंप्लायंस आपको इंश्योर करना पड़ेगी। एक इसमें बात उसने और भी की है प्रोडक्ट्स की भी, कि आप जो अभी टायर की प्रोडक्ट्स दे रहे हो उसमें आप वैरायटी प्रोवाइड कर रहे हो, हर तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ कार्स ही नहीं, आप अदर कमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स, लॉरीज, इनके टायर्स भी बना रहे हो। तो इसकी बेस पर भी आप जो है वो मार्केट में पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। लाइक कंपैटर माइट बी ऑल टाइप ऑफ टायर जो है वो प्रोड्यूस ना कर रहे हो। मेनली बैरियर टू एंट्री यहाँ पे 6 हेडिंग दे के बस उनके बारे में बात करनी थी कि उस नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इनको ये देखने हैं, और वो 6 हेडिंग अगर याद हैं तो 6 हेडिंग के सिर्फ नाम लिखने से ही 3 नंबर आपको मिल गए, बाकी अंदर आधे आधे नंबर की बात हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है तो हाँ, पार्ट ये थोड़ा औखा था। क्यों? कई लोग स्पेस्टल से बाहर ही नहीं निकले होंगे, भूल गए होंगे कि 5 फोर्सेस भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए यूज़ होता है। उसे नहीं कहा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर या मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर आपने जो है वो देखने हैं, नहीं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करें तो उसमें पेस्टल 5 फोर्सेस दोनों आ जाते हैं। सोल्यूशन अवेलेबल है, मिल जाएगा अभी आप लोगों को, ग्रुप में मिल जाएगा या फोटोकॉपियर पे मिल जाएगा।